बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट से सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, कमेटी का इजलास है और अभी तक जो राहदारियाँ, सरगोशियाँ सब ये बातें बता रही हैं कि काजी साहब एक और ख़तरनाक काम करने जा रहे हैं। उनको बहुत से चेहरे आपको पता है नापसंद है, जस्टिस मंसूर हों, जस्टिस मुनीब हों, उनको तो देखना भी चाहते हैं। और जस्टिस मुनीब और मंसूर के भी यही जवाब है, ना वो इनके बनाए हुए बेंचेस में बैठ रहे हैं और ना ही मेरे हाल में कोई रब्ता है, बोल चाल बंद है। वो आए थे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब सुलह कराने, लेकिन वहाँ से भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। अब ख़बरें ही हैं कि कमेटी का इजलास है आज, बेंचेस बनेंगे, काज लिस्ट बनेगी और ख़बरें ही हैं कि काजी साहब कराची वालों को कराची भेज रहे हैं, टिकटें कट गई हैं, वो जा रहे हैं। और जो लाहौर वाले हैं वो लाहौर जाएंगे और जो यहाँ पर बचेंगे काजी साहब उनके साथ बेंचेस बनाएंगे और मज़े से खेलेंगे। ये जो नापसंदता जजेस को उनकी रजिस्ट्रियों में, उनके शहरों वाले रजिस्ट्रियों में भेजना है, ये आइन और कानून के तो मुताबिक है कि वहाँ केस सुन सकते हैं, लेकिन ये पसंद नापसंद पे काजी साहब इस लेवल पर पे चले जाएंगे। ये किसी ने सोचा था कि काजी साहब जानते जानते तुसी तलकात अच्छे करो, तुसी और ख़राब कर रहे हो। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। जब 13 जनवरी को फ़ैसला आया था ना बल्ले के इंतखाबी निशान या पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक, उस फैसले के कुछ दिनों के बाद ना असद तूर ने एक वीडियो की थी और उस वीडियो में उसने एक गालबन वकील, कोई सीनियर वकील थे, उनका हवाला दिया था और उन्होंने कहा कि मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई है और मैंने उन्हें कहा कि ये बल्ले वाला फ़ैसला दे के काजी साहब ने बड़ा ही गलत एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट किया है, करोड़ों लोगों को उनके हक से महरूम किया गया है। तो उसने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि ये काजी साहब की पस्ती की इंतहा है या उनकी नेगेटिविटी की ये इंतहा है, तो फिर आप ज़रा सब्र करें। अभी उनके ये सफ़र जारी है, ये अभी और मज़ीद 8-9 खाइयाँ और महीने, पस्तियाँ आनी हैं। अभी 8-9 महीने उनके मज़ीद रहते हैं, तो आप ज़रा हौसला रखें, हिम्मत रखें। अभी आपने उनकी बहुत सारी मज़ीद जो है ना वो मनफियत वो आपने देखनी है। तो वो फिर हमने देखा मुख्तलिफ मुकदमात की समात के दौरान, पीटीआई के मुकदमात ना समात के लिए मुकर्रर करके बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो इसलिए अब ये चीज़ सरप्राइजिंग नहीं रही कि कौन से जज को वो कहाँ भेज रहे हैं या किस जज के मुकदमात जो हैं वो लगेंगे या किसके नहीं लगेंगे, कोई बेंच में शामिल होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। रहमत मुगल साहब, स्टेक्स आर वेरी हाई। अब चीज़ें बहुत, हाँ, और थैंक यू सर, ये चीज़ें अब बहुत आगे निकल चुकी हैं और ख़तरात कुछ और हैं। ख़तरात क्या हैं? ख़तरात ये हैं कि आपको पता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह समेत उनके जो अक्सरियती ब्रदर जजेज़ हैं, उन्होंने सदारती आर्डीनेंस वाली कमेटी को तस्लीम नहीं किया। सही। जब आपने कमेटी को तस्लीम नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि काजी साहब के अंदर भी कहीं ना कहीं पोले पोले डर खौफ मौजूद है कि मैं बेंच बनाऊं और ये जज उसके अंदर शामिल ना हो तो फिर मेरी तो बेइज्जती हो जानी है। हाँ। वो क्या कहते हैं कि वो पक्की पक्की जो होती है ना कुट्टी का, हाँ, वो ऊपर वाली कुट्टी हो चुकी है इस वक्त। हाँ। और कोशिशें आप देख लें 2 बार हो चुकी हैं हमारे ज़राए के मुताबिक। जस्टिस जमाल मंदोखेल को भी कहा गया, जस्टिस याहिया अफरीदी को भी कहा गया, लेकिन कोई अच्छा जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में जजेस भी शायद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तौहीन महसूस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट एक कानून को मंजूर करे। और उसमें आप देखें कि इन ब्रदर जजेस ने भी आइन शिकनी, मैं इसको आइन शिकनी इसलिए कहता हूँ कि आइन के अंदर अपील का हक मौजूद नहीं है। आपने एक सादा कानून से अपील का हक दिया, आइन के अंदर नज़र सानी लिखी है और आपने चीफ जस्टिस के इस गैर आइनी काम में उसका साथ दिया। तो ये ब्रदर जजेस को भी अब शायद अंदाज़ा हो रहा है कि वो शायद इस्तेमाल हो चुके हैं। काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस को बुनियाद बनाया था नवाज शरीफ साहब की ताहयात नहली ख़त्म करने के लिए। तौबा के दरवाजे खोले, तौबा के दरवाजे भी खोले थे, दिया था अखबार में, लोगों को नहीं भूलना चाहिए क्या कुछ नहीं, उससे बढ़ के, उसके बाद से बढ़ के कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को बुनियाद बनाया था कि सादा कानून साजी से भी आइन के अंदर तरमीम हो सकती है। ये आपको याद है जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाकायदा सवाल पूछा था उस वक्त, जो गालबन अटार्नी जनरल दलाइल दे रहे थे, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये सवाल उठाया कि क्या हम का सादा कानून साजी से आइन के अंदर किसी किस्म की कोई तरमीम कर सकते हैं। तो काजी साहब फौरन बोले थे कि ये काम तो हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस में कर चुके हैं। यानी आपने अपील का हक जो आइन पाकिस्तान में लिखा ही नहीं है, दिया ही नहीं गया, नजरसानी का दिया गया है, आपने सादा कानून साजी से उसके अंदर अपील घुसेड़ दी। और वो कानून क्या था? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून। और उसमें इस्तेमाल कौन हुआ? ये ब्रदर जजेस। अब इनको पता नहीं था, ये भूल गए, या इन्होंने काजी साहब के ऊपर इतना एतबार किया कि इन्होंने फैसला पढ़े बगैर ही उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। क्योंकि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह तकरीबन कोई 2-3 महीने बाद ही बैठ के
ये सवाल उठाते हैं कि क्या हम सादा कानून साजी से आइन में तरमीम कर सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि मंसूर अली शाह साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला वो तफसीली फैसला पढ़ा ही नहीं है, या अगर पढ़ा है तो उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया कि काजी साहब इसके अंदर कौन सी बारीक वारदात कर गए हैं। तो देखें कि वहाँ से ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि ये जजेस इस्तेमाल हुए या इनको इस्तेमाल किया गया, और काजी साहब का एतमाद जो उन जजेस के का था काजी साहब पर, शायद उस एतमाद की वजह से ये लोग मारे गए हैं। बहरहाल अब जस्टिस मंसूर अली शाह भी नाराज़ हैं, बाकी ब्रदर जजेस भी नाराज़ हैं कि फुल कोर्ट ने ये फैसला दिया और आपने सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए हमारे सारे सब जजेस के मुंह के ऊपर आपने चपेड़ लगा दी। एक तरह से आपने हमारे मुंह पर ये थप्पड़ मारा है कि हमारी तो कोई औकात हैसियत ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की कोई औकात हैसियत नहीं है। एक फुल कोर्ट का फैसला है और सदारती आर्डीनेंस के जरिए आपने उसको उड़ा के फेंक दिया। कल को किसी हुकूमत के खिलाफ आप फैसला देंगे, सदारती आर्डीनेंस के जरिए वो आपका फैसला गैर मौसर कर देंगे, तो क्या पार्लियामेंट के खिलाफ कोई मसला होता है, पार्लियामेंट उधर बैठ के रिवर्ट कर रिवर, तो मुझे बताएं कि ये आपने कौन सा आपने ये एक नई जो है वो मिसाल कायम कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों पर वो ड्रामा तो शुरू हो चुका है। जी जी भाई पार्लियामेंट की बात मानेंगे, उन्होंने कानून साजी बाद में किया लेकिन नाफिजुल अमल माजी से कर दिए। और ये बात आप देखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह अब तक अपने 3 फैसलों में कर चुके हैं, 3 फैसलों में मखसूस नशिस्तों वाले शॉर्ट ऑर्डर में भी, तफसीली फैसले में भी ये कह चुके हैं, फिर एक टैक्स का मामला था उसके अंदर कानून साजी की तशरीह करते हुए भी कह चुके हैं कि माजी से जो बुनियादी हकूक से मुतसादिम कवानीन साजी होगी वो माजी से उसका इतलाक नहीं हो सकता। फिर आप देखें कि जो वजाहत जारी की थी उसमें भी यही चीज़ थी, लेकिन उसके बावजूद पार्लियामेंट और हुकूमत उस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए अभी भी रोड़े अटका रही है और उसमें मुश्किलात पैदा कर रही है। तो जजेस को गुस्सा ये है, इसलिए सुलह सफाई की जितनी भी कोशिशें हुई थी वो कोशिशें भी तकरीबन रायगां हो चुकी हैं। और काजी साहब को इस वक्त डर खौफ क्या है, असल अब डर खौफ है। डर खौफ ये है कि काजी साहब को एक दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठी हुई है कि ये चूँकि जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी का बायकॉट किया, मुनीब अख्तर साहब ने नई कमेटी का बायकॉट किया, याहिया अफरीदी साहब ने नई कमेटी का बायकॉट किया। मुनीब साहब ने बायकॉट नहीं किया, उनको निकाल दिया, चल निकाल दे, लेकिन बाद में जो उन्होंने अपना खत लिखा था उस खत में भी तकरीबन एक तरह से वो बायकॉट ही कर रहे, क्योंकि जो बेंच बना था साहब ने अपनी वारदात डाली। जी जी, वो जो बेंच बना था वो उसी नई कमेटी आर्डिनेंस के तहत बना था, तो इसलिए जस्टिस मुनीब साहब का भी एहतजाज इसमें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है दस्तावेजी शक्ल में। तो ये खदशात काजी साहब को हैं। आज आपको पता है जुमेरात है, जुमेरात को होता है 3 रुकनी इंतजामी कमेटी का इजलास, आज भी वीडियो कर रहे हैं शायद अंदर चल। जी जी, तो आज भी शायद मंसूर अली शाह साहब को कहा जाएगा, लेकिन वो नहीं आएंगे। जब वो नहीं आएंगे तो फिर 2 जज बैठ जाएंगे, जब 2 जज बैठेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो करना है, आखिर एजेंडे पे कुछ ना कुछ तो रखा होगा ना। ये तो नहीं है कि आएंगे चाय की शुडुकी लगाई और उसके बाद निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो काम करना है। तो जब आप काम करने बैठेंगे और कहेंगे कि बेंचेस बनाने हैं, तो बेंचेस बनेंगे उस ऑर्डिनेंस के तहत बनी नई कमेटी के। तो अगर जस्टिस मंसूर अली शाह उन बेंचेस को तस्लीम नहीं करते, जस्टिस मुनीब अख्तर उन बेंचेस को तस्लीम नहीं करते, जस्टिस याहिया अफरीदी तस्लीम नहीं करते, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद, मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी और इस तरह जो दीगर अक्सरियती जजेस हैं वो इन बेंचेस को तस्लीम ही नहीं करते और उन बेंचेस में बैठते ही नहीं है, तो मुझे बताएं फिर काजी साहब की क्या इज्जत बाकी रहेगी। उनकी तो इज्जत की कुल्फी पिघल गई कि उनके अपने साथी। इज्जत की कुल्फी भी होती है, हाँ वो एक होती है बड़ी, आप कभी खाइएगा, बड़ी मजे की होती है लेकिन ये है कि वो खाई जाती नहीं, वो सिर्फ पिघल जाती है, और जैसे ही मुश्किल सूरत हाल हो तो वो पिघल जाती है। तो इसलिए देखें जजेस आखिर एक आईनी ओहदेदार है ना, उनकी अपनी साख, अपनी इज्जत आइन के मुहाफिज भी। काजी साहब की तरह तो वो उल्टा उन्होंने आइन की कनपट्टी पे बंदूक रखी हुई है, तो वो कहते हैं कि मैंने आइन को तहफ़्फ़ुज़ करना है कि कोई अच्छी चीज़ शायद इसके अंदर ना हो जाए। हाँ। या ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, मैंने आपको बहुत अरसा पहले हमने आपको याद है हमने कहा था कि ये जंग है, सारी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मैसूर है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुलेआम, हाँ वो खुलेआम भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो ये खदशा अब काजी साहब को ये है कि मैं बेंच बनाऊं, आज जो कमेटी का इजलास है उसमें और ब्रदर जजेस उसमें ना बैठें तो बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। तो अब इस वक्त जो मामला है वो क्या हो सकता है जी, मामला ये है कि मामला करामत मुगल साहब यहाँ पर ये बनता है कि अब काजी साहब मुमकिन तौर पे क्या कर सकते हैं। सही, मुमकिन तौर पे काजी साहब इसमें ये कर सकते हैं कि जो बेंच पहले बनाए गए थे, पता है जो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब के साथ, जी जी सितंबर के शुरू में, अब यूं कह लें क्योंकि सितंबर के आखिर में आखिरी आईनी कमेटी के तहत, आखिरी आईनी कमेटी के तहत, जी जी, तो उसके तहत जो कमेटी बनी थी उस वक्त जो बेंचेस बनाए गए थे, बहुत मुमकिन है कि उन्हीं बेंचेस को कंटिन्यू किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप नए बेंचेस बनाएंगे, आपको पता है कि जो पिछला इजलास हुआ था कमेटी का, उस इजलास में भी कमेटी की जानिब से
जो 9 बेंचेस लार्जर बेंच तश्कील दिए गए थे, लेकिन उन 9 लार्जर बेंचेस में से काजी साहब ने सिर्फ एक लार्जर बेंच की 63A वाले की तारीख और टाइम बताया था, दीगर किसी का तारीख और टाइम भी काजी साहब ने नहीं बताया था। तो इसका मतलब ये है कि काजी साहब को भी खदशा है कि ये जो याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में है, मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में ये हमने कानून बनाया है, इसके अलावा मुनीब अख्तर साहब की सरबराही में है, मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में कवानीन हमने और जो बेंचेस बनाए हैं, अगर इनमें ये जज ना बैठे तो फिर क्या होगा। और मैंने उस वक्त आपको कहा था कि ये बेंचेस बनाने का एक मकसद ये भी है कि जब हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते बाद ये बेंचेस समात के लिए मुकर्रर किए जाएंगे, इनकी फिक्सेशन होगी, तो उस वक्त केसेस लगेंगे, तो उस वक्त शायद जजेस ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके हों कि यार चलें अब टाइम गुजर गया, अब चल पड़ते हैं इसी के साथ। वो एक होता है ना नफसियाती तौर पे आप चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये चीज़ काजी साहब के लिए सबसे बड़ी रुकावट ये है कि क्या मैं बेंच बनाऊं तो ये ब्रदर जजेस बैठेंगे। इसलिए अब ये खबरें सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों से, राहदारियों का मतलब हमारे ज़राए हैं जिनसे हम अंदर बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचती है, तो उनका ये कहना है कि मुमकिन है कि आज कमेटी का इजलास ही ना हो। उसकी वजह यह है कि अगर आज इजलास नहीं होता तो हफ्ता एतवार आपको पता है कि जुम्मा हफ्ता जो है वो वीकेंड हो जाएगा, आगे एतवार की छुट्टी, फिर आगे 14, 15 और 16 की वैसे 3 सरकारी छुट्टियां SCO की वजह से, तो अगला हफ्ता भी तकरीबन गुजर जाएगा और इस तरह काजी साहब की रिटायरमेंट नज़दीक आ जाएगी और मामलात जो है वो सारे मंतकी अंजाम को पहुँच सकते हैं। दूसरी अहम इसमें चीज़ ये है करामत मुगल साहब कि वो जजेस जो कुछ लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं, जस्टिस अकील अब्बासी हैं, इसके अलावा जो है वो गालबन एक और जज भी हैं मेरे जहन में, अब वो नहीं आ रहे शायद। बहरहाल जो कराची रजिस्ट्री के जज हैं जो सिंध से बिलोंग करते हैं, वो ज़ाहिर बात है 3-4 इकट्ठी छुट्टियाँ यार अकील अब्बासी साहब सिंध से आए थे, उनका नाम लिया मैंने, लिया अकील अब्बासी साहब का मैंने नाम लिया। ये जजेस घर जाएंगे, घर मतलब कि चूंकि 3 छुट्टियां वो हैं, एक एतवार की है तो 4-5 छुट्टियां बनती हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जस्टिस मुनीब कराची में बैठे, जस्टिस मंसूर लाहौर में बैठे, इसका ये मतलब जी जी इस पूरी रुदात का मतलब ये भी है। एक और मैं खबर जो आपको हमें मिली है वो ये है करामत मुगल साहब के जजेस और काजी साहब शायद अब एक दूसरे का आमना सामना ही नहीं करना चाहते। काजी साहब भी चाहते हैं कि मेरा जब तक अब पीछे जितने दिन रह गए हैं जो वर्किंग डेज हैं, अब तो शायद 7 वर्किंग डेज है, आज का दिन भी अगर निकाल दें तो पीछे 7 वर्किंग डेज क्लोजिंग होगी। जी जी, तो अब 7 वर्किंग डेज हैं, 7 वर्किंग डेज में मेरा इन जजेस के साथ आमना सामना ना हो किसी जगह पर। तो ये खबरें भी हमें मिल रही हैं कि मुख्तलिफ रजिस्ट्रियों के जो जजेस अभी छुट्टियों पर गए हैं, बहुत मुमकिन है कि उनके बेंचेस भी वहीं शिफ्ट कर दिए जाएं, और जब उनके बेंचेस वहाँ शिफ्ट होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट नहीं आएंगे, वो वहीं उसी हफ्ते के दौरान जितने भी उनके मुकदमात है वो अपनी मुतल्लिका रजिस्ट्रियों में सुनेंगे। इस कमेटी के इजलास में कलम कमान बना दिया और निशाने पर सामने रख दिया जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को। मेरे ख्याल में तो वही टारगेट नहीं, मेरे ख्याल में उन जजेस ने काजी साहब से दूरियां इख्तियार की। अच्छा, ज्यादा ये चीज़ है। उसकी वजह यह है कि सुलह वाली जो बात है ना, वो भी काजी साहब ने तो ज़राए के मुताबिक हामी भर ली थी। नहीं, आपको याद होगा 16 सितंबर 2023 को जब काजी साहब हलफ उठाने आ रहे थे, 16 को था ना क्लोजिंग उनकी, जी जी, जस्टिस उमर अता बंदियाल, उससे पहले यहाँ पर एक पौधा लगाया गया था, क्योंकि खबरें यही थी बहुत बड़ी तकसीम है, जजेस एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, उमर अता बंदियाल और काजी साहब आमने सामने हैं। और जाते हुए उमर अता बंदियाल साहब बहुत ही शाइस्ता आदमी थे, बड़े बड़े रख रखाव खानदानी आदमी, वो नजर आता था। उन्होंने जाते हुए भी यहाँ पे ये मैसेज दिया था कि हम इकट्ठे हैं। काजी साहब ये मैसेज जाते हुए दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह ये है कि काजी साहब तक वो चीजों को ले आए हैं, काजी साहब यार बंदियाल साहब का अपना कौन सा पर्सनल एजेंडा था, या बंदियाल साहब, मैं अक्सर अपने सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों से पूछता हूँ कि पीटीआई ने कौन सी ऐसी दरखास्त दायर की थी जिसमें बंदियाल साहब ने उनको रिलीज दिया। अगर वो फैसला ना देते कासिम सूरी वाला, तो आज मुल्क के ये हालात होते नहीं। वो हाँ, वो देखिए जहाँ पे उमर अता जहाँ पर हमने 48 घंटे वेट किया था 9 मई वाला, वहाँ अगर उसी वक्त सो मोटो ले लेते तो 9 मई होता। हम शुरू से ही बंदियाल साहब के 3 अप्रैल वाला जो अदालत के नोटिस कर देते पंजाब वाले आर्डर पर, जब नहीं हुआ था ये 88 रुकनी कबीना और पीएम को तौहीन अदालत के नोटिस करते तो ये होता। देखिए हमने शुरू दिन से इस बात पर तनकीद की थी, सुने तो कुछ नहीं मिला। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुने, हमने शुरू दिन से इस बात पर तनकीद की थी कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, और हमने उस वक्त कहा था 2022 में, 3 अप्रैल 2022 में, कि सियासतदान एक बार फिर ये चीज़ सारा अपना जो अंदरूनी तनाज़ा है ये लेके सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, और करामत मुगल साहब ये तारीख का ये हिस्सा है
कि जब भी सियासतदान अपने मुकदमात अदालतों में लेके आती हैं, अदालतें उन मुकदमात में से, सियासतदानों के शेयर में से कुछ ना कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती हैं। और आपने यहाँ वो केस लेके आए, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामान में मुदाखलत का दरवाजा खुला। इमरान खान को घर भेजने के लिए जी जी, कैसे दरवाजा खुला, हाँ। दरवाजा खुला, और दरवाजा खुलने की वजह से आज हालत ये हो चुकी है कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रही, हुकूमत नहीं मान रही, सियासतदान नहीं मान रहे, सियासी जमातें नहीं मान रही, स्पीकर नहीं मान। तो ये क्यों हुआ? ये हुआ कि आपने वो दरवाजा खोला था, आपने वो मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। को जब यहाँ बुलाया था और पूछा था कितने दिन में इलेक्शन करवा सकते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये जवाब होता है कि 7 माह में करवा सकते हैं। देखिए इनको उमर था बंदयाल साहब नहीं जानते। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर जो गलतियां बंदयाल साहब ने की, हमने उस वक्त भी उन पर तनकीद की, हम आज भी उन पर तनकीद करते हैं कि कुछ काम नहीं करने चाहिए, नहीं हुआ, सर गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो दरखास्तें पंजाब के इलेक्शन के हवाले से भी दायर हुई थी, वो दोनों सूबाई असम्बलियों के स्पीकर साहिबान की जानिब से थी, उसमें पीटीआई तो फ्री की नहीं थी, और स्पीकर जो होता है वो सबका होता है, वो मुस्लिम लीग नून का, ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। तो दरखास्तें उनकी आई थी, सिब्तैन खान साहब थे उसमें, उसके अलावा वो केपी से मुश्ताक गनी साहब थे, तो ये उनकी दरखास्तें थी। तो उसमें पीटीआई कहाँ से हिस्सेदार बन गई। बाद में नजर सानी दरखास्तें भी दोबारा अमल दरामद न करवाने के होने पर उन्होंने दरखास्तें दायर की। तो ये फिर जो मिलिट्री कोर्ट्स वाली थी, वो साबिक जो चीफ जस्टिस हैं जवाद ख्वाजा है, एतजाज एहसन साहब आए, सिविल सोसाइटी के लोग आए, जिन लोगों के कुछ रिश्तेदार गिरफ्तार थे, फौज की हिरासत में थे, उनके अजीज व अकारिब, उन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें की। तो पीटीआई तो बाकायदा कोई ऐसा उसमें फ्री की नहीं थी ना, उनको कोई रिलीफ मिला है। ये कहा गया कि जी गुड टू सी यू, क्यों कहा? तो गुड टू सी यू अगर वो सबको कहते थे। हमारे सामने की बात है कि अगर डिप्टी कमिश्नर भी सामने आ जाता तो वो उसके साथ भी बड़े नरमी के साथ, बड़े महज़ब अंदाज में उससे गुफ्तगू करते थे। तो यहाँ मौलाना साहब आए हैं, आपने अपने सेक्रेटरी को भेजा जाके उनका वेलकम करें। डॉक्टर मुश्ताक इधर खड़े थे, यहाँ खड़े थे। तो मुझे ये बताएं कि गुड टू सी यू ठीक है, ये जो आप चैम्बर में लेके गए, चैम्बर में बैठ के फैसले उनकी मर्जी के लिखवाए, तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि पीटीआई को रिलीफ नहीं मिला, उल्टा प्रोपेगेंडा किया गया। और उसके बाद काजी साहब के मुकदमात आप उठा के देख लें, बराह रास्त वो फैसले हैं जिससे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी बनी, फायदा हुआ। काजी साहब को खुद उनकी ज़ात को फायदा पहुंच रहा है 63A की वजह से। कल रात का बिलावल का वो बयान उठा के देख लें कि हमारे पास ज़मीर का वोट खरीदने का ऑप्शन मौजूद है। ऑप्शन खरीदने नहीं, ज़मीर का ऑप्शन, हाँ, ज़मीर का ऑप्शन जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो ज़मीर का वोट ही खरीदना, और क्या होना है। वैसे अभी इतलात ये भी उड़ती कहीं से हमारे पास पहुंच रही हैं कि शायद मौलाना साहब के 2 बंदे टूट चुके हैं। वो बहुत से हैं। तो पीटीआई को अपना है, पीटीआई तो कल हमारी मुलाकात हुई साहबजादा हामिद रजा साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि क्या उनके बंदे उनके साथ हैं, उनका ज़मीर नहीं जागेगा। तो मैंने आपको क्या कहा था? पीटीआई ये बैठ के नहीं सोच रही कि उनका ज़मीर जब जागेगा तो मुस्तकबिल में उनके लिए भी जगह बनाई जाएगी। ये सारे प्लान्स हैं सियासत में, जो कुछ आप बोल रहे हैं उसका फल आपको भी काटना पड़ेगा। रहमत मुगल साहब, बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून के अंदर हैं जो दबाव की वजह से इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली हैं, और वो नहीं चाहते कि वो ये गंद का टोकरा अपने सर पे उठा के रखें, लेकिन उनको मजबूर किया जा रहा है। उनको भी उसी तरीके से डराया धमकाया जाता है जैसे पीटीआई के लोगों को डराया जा रहा है। तो ये कह देना कि आप पीटीआई के लोग तोड़ लेंगे, हमने पहले ये कहा था कि ये 2 धारी तलवार है, ये सिर्फ सिक्योर कर, हाँ, ये 2 धारी तलवार है, ये वन साइडेड नहीं होगी। इसका जख्म अगर उनको लगेगा तो इसका जख्म आपको भी लगेगा। और आपके लोग इन हालात में, इस सूरत हाल में, अगर उनको अवाम में अपने हल्के में जाने के लिए फेस सेविंग मिलती है तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी ब्लेसिंग उनके ऊपर कोई हो नहीं सकती। डी सीट होना कौन सी कोई बड़ी बात है। आज हालात सबको पता है, कोई इस असम्बली को तस्लीम नहीं कर रहा, कोई इस असम्बली को लिजिटिमेट नहीं कह रहा। मौलाना साहब इलेक्शन का मुतालबा कर चुके हैं, इमरान खान 2 बार इलेक्शन का 3 बार कर चुके हैं इलेक्शन का मुतालबा। तो ये हालात करामत मुगल साहब उसी तरफ जा रहे हैं। तो अगर ये फर्ज करें डी सीट हो भी जाए, अगला इलेक्शन 3 महीने 6 महीने साल के बाद हो जाता है और उसमें इनको पीटीआई के टिकट मिल जाए तो फिर और इनको क्या चाहिए। बल्ले इज्जत जबर, और इज्जत जो है वो जो पहले लुट चुकी है वो दोबारा से बहाल लुट चुकी है ना। अवाम जब अवाम आपको इज्जत एहतराम से देखना छोड़ दे तो फिर आपकी एक सियासतदान की मौत क्या है? एक सियासतदान की मौत ये नहीं है जैसे राजा रियाज के साथ, जो राजा रियाज के साथ, जब आप अवाम में ना जा सके, जब आप अवाम के अंदर आपका दरमियान का रास्ता कनेक्शन टूट गया तो फिर खत्म है। 20 लोटों का ज़हन में रख लें जो पंजाब असम्बली में हुए थे, आज उनका कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। तो ये पाकिस्तान की सियासत के सारे डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से करामत मुगल और सईद बलोच को इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह।